दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप वीडियो में साथ में बने रहिएगा जिससे कि हर खबर सही पूरी खबर आप तक पहुंचे। वहीं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइएगा जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें। और आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पढ़ाई और बीजेपी के बीच है 36 का आंकड़ा। ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है जहां पर एजुकेशन रेट हाई है वहां बीजेपी डाउन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन जिन राज्यों में जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी है वहां पर बीजेपी ज़्यादा चुनाव नहीं जीत पाती है, उसे अपनी उम्मीद के मुताबिक बहुत कम सीटें प्राप्त होती हैं। लेकिन दोस्तों जहां पर एजुकेशन रेट डाउन है वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और सरकार भी बना लेती है। यहां पर स्पष्ट है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा रखी है। किताब कॉपी खरीदने पर भी 18% जीएसटी देनी होती है। एक आंकड़े के द्वारा ये समझा जा सकता है कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल वोट 38% मिला था। वहीं दोस्तों बात करें तो देश में उस समय अशिक्षित लोगों की तादाद भी लगभग इतनी ही थी, यानी कि 38%, जिससे स्पष्ट होता है कि जहां पर एजुकेशन रेट हाई होता है वहां पर बीजेपी डाउन रहती है। और इसी के चलते बहुत से राज्यों में बीजेपी आज तक सरकार भी नहीं बना पाई है जहां पर एजुकेशन रेट हाई है। उदाहरण के तौर पर आप लोग केरल का उदाहरण ले सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है, आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइए। खबर पे आपकी क्या कुछ राय है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की शक्ति अब दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है यूपी के अमेठी से। दोस्तों जहां पर सांसद स्मृति ईरानी को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से कितनी नाराज है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी ने एक सभा का आयोजन कराया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों वहां पर भीड़ ही नहीं जुट पाई क्योंकि बीजेपी के प्रति अमेठी की जनता में खासा आक्रोश है। अमेठी की जनता एक बार फिर से मांग कर रही है कि राहुल गांधी उनके संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें और इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। दोस्तों भाजपा ने पूरी ताकत लगाई फिर भी भीड़ ना आई। जनपद के सारे अधिकारी कर्मचारी यहां पर बीजेपी की लाज बचाने के लिए बुलाए गए। यदि ये सरकारी कर्मचारी जबरन ना बुलाए जाते तो मुख्यमंत्री जी के सामने वाली कुर्सियां तो खाली ही रह जाती। वहीं आम लोग कह रहे हैं कि घंटों भाषण करने वाले योगी जी इतने नाराज हुए कि मात्र 15 मिनट ही बोले और वापस चले गए और यहां पर रैली एकदम से फ्लॉप हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों अमेठी से बड़ी खबर निकल के आई है। भारी विरोध का सामना स्मृति ईरानी को करना पड़ा है। चुनाव आयोग का चला है डंडा, दे दिया है अधिकारियों को निर्देश, अब होगी बीजेपी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे नेता। इलेक्शन कमीशन ने सभी जिलाधिकारियों को दिया है निर्देश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब कमान चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव तारीखों के ऐलान से ही आदर्श आचार संहिता लागू है। वहीं दोस्तों बीजेपी नेता ज़्यादातर यहां पर किसी न किसी बहाने से सभा करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर आदेश जारी किया है। प्रदेश में अगले महीने नवंबर में मतदान होने वाला है। इससे पहले नवरात्रि और दीपावली के त्यौहार हैं। दोनों ही त्योहारों में खासकर नवरात्रि में मध्य प्रदेश में गरबा की धूम होती है। ऐसे में राजनेता गरबा पंडाल और नव दुर्गा में दुर्गा पूजा के बहाने चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अफसर किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने नवरात्रि के पहले दिन यहां पर दोस्तों सूची जारी की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर पहली सूची जारी की है। अभी तक यहां पर राजस्थान की पहली सूची आने का इंतजार किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है दोस्तों। वहीं कांग्रेस ने भोपाल मध्य से आरिफ मसूद और राऊ से जीतू पटवारी को टिकट दिया है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, उस पहली सूची में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित 30 उम्मीदवारों के नाम है दोस्तों। तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी है। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सीएम सोरेन का बड़ा बयान निकल के आया है। एक तरफ हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद यहाँ पर अब उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर हाजिर होना होगा। वहीं दोस्तों उन्होंने अब मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा मांगते हैं तो ईडी को लगा देते हैं, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं से आर पार की लड़ाई की बात कही है। सीएम सोरेन ने कहा कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है कि हाजिर हो। इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया है कि सीधी लड़ाई होगी, देखा जाएगा इस पार या फिर उस पार। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से जेल में रहा भी तो और मजबूती से निकल कर आऊँगा। झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ईडी सीबीआई पर बरसे हैं मुख्यमंत्री सोरेन। दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी को मिलने वाली है कड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में पहली बार इंडिया गठबंधन के ही फार्मूले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। और इसी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 7 सीटें देने पर सहमति बन गई है, जबकि 2 अन्य सीटों पर अब भी विचार किया जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों एमपी में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बिजवार सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। और दूसरे स्थान वाली सीटों पर उसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल गई हैं। 2 सीटों पर विचार मंथन जारी है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिमाचल में सियासी हलचल तेज है। अब यहाँ पर बीजेपी को लगा है झटका। सीएम सुक्खू ने दिया है बीजेपी को बड़ा झटका। दोस्तों कहते हैं कि सियासत में हर चाल के मायने होते हैं, फिर वह चाल चाहे छोटी हो या फिर बड़ी। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। उठापटक की शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया है। नादौन भाजपा मंडल के 6 वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है। और दोस्तों ये लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।